आई होप गाइस आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको टेस्ट से स्टडी मटेरियल की नीड है तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम में जाके आप पिन मैसेज को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो है वो आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, या फिर फुलफिल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमें बता दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, जो हम आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है, जो कि क्या क्या काम करती है। डेटा को स्टोर करती है, फाइंड करती है, अरेंज करती है, ठीक है, और कोई कैलकुलेशन अगर हमने दी हुई होती है उसे तो वो भी कंप्लीट कर देती है, ठीक है। और क्या करती है बाद में कि हमारे सिस्टम को रन भी करती है। फिर मैंने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का दो तरीके पे था। एक तो डेटा किस तरीके से लेता है वो कंप्यूटर हमारा, दूसरा जो था साइज़ के बेसिस पे था, ठीक है। डेटा में क्या था हमारे, अकॉर्डिंग टू डेटा देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें क्या था एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो केवल एनालॉग सिग्नल्स लेता है या एनालॉग डेटा ही लेता है। एनालॉग डेटा का मतलब अगेन, एनालॉग डेटा वो डेटा होता है सॉरी गाइस, जो हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है। कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल्स मैं ले सकती हूँ क्या, हमारी पल्स रेट, हमारी हार्ट रेट, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है, ये हमारी क्या हो गई, एनालॉग डेटा हो गया। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि एनालॉग डेटा को लेता है, उसको डायरेक्ट ही प्रोसेस करवाता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोसेस करवाएगा, डेटा को लेता है, उसको डायरेक्ट प्रोसेस करवाता है, देन हमें डायरेक्ट आउटपुट देता है वो किस पे, डायल पे या फिर स्केल पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे देता है। फिर क्या होता है कि मैं बात करती हूँ डिजिटल की, ठीक है। डिजिटल डेटा क्या, कंप्यूटर क्या होता है कि डेटा जो है वो कंप्यूटर हमसे लेता है, फिर उस डेटा को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें, बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 0 और 1, 0 और 1 होते हैं, उसमें कन्वर्ट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर आउटपुट लेके आएगा। आउटपुट किस फॉर्म में है, अभी भी 0 और 1 की फॉर्म में है। आउटपुट किसकी फॉर्म में है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में आउटपुट है, फिर अगेन उसको वो कन्वर्जन करेगा जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है, फिर वो उसमें हमें आउटपुट देगा। इसमें हमारे कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, टेम्परेचर, जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर आता है उसका भी एग्जांपल अच्छा है इसके लिए। फिर हो गया हमारा प्रेशर, जिस डिवाइस से हम प्रेशर में मेज़र करते हैं उसका भी हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं। और ऐसे कई सारे डिवाइसेस होते हैं जिस पे ये काम करता है। फर्स्ट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये है डिजिटल कंप्यूटर, ये डिस्क्रीट डेटा को लेता है। जैसे हमारा एनालॉग कंप्यूटर था वो हमारा एनालॉग डेटा को ले रहा था, ये हमारा क्या लेगा, डिस्क्रीट डेटा को लेगा। डिस्क्रीट डेटा का मतलब उसकी ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है ना, वैसे जैसे किसी जगह का प्रेशर जो है वो भी फिक्स रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा जो है वो चेंज नहीं हो रहा, या वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, ये सब चीज़ें भी लेता है। फिर मैं नेक्स्ट वन हमारी बात करती हूँ किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर की।
हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का एंड डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में जो मैं बोलूँ इमरजेंसी रूम्स में कंप्यूटर लगे हुए होते हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर, पल्स रेट वगैरह सब कुछ मेज़र करते हैं और लास्ट में हमें शो कर देते हैं कि इसमें उनकी वैल्यूज़ जो है वो डिजिटल स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो वो सिग्नल्स तो लेते हैं चेंज होते हुए एनालॉग फॉर्म में, वो दिखाते किस में है हमें, डिजिटल फॉर्म में। तो वो हमारे किसके टाइप के कंप्यूटर हुए, हमारे हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर हुए। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन डेटा को लेके। अब मैं बात करती हूँ साइज़ के लेके। तो साइज़ को लेके हमारे कंप्यूटर का जो है वो 5 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और एक शायद सुपर कंप्यूटर, ये हमारे इनकी रहती है। अब इसमें इनके पाम टॉप शायद एक और है, वो भी रहेगा हमारा। तो ये डिपेंड करता है साइज़ को लेके, तो ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा। फिर मैं अब बात करती हूँ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कल, क्या क्या होती है, स्पीड होती है इसमें, फिर क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, थकता नहीं है ये किसी ज़्यादा, ऑटोमेटिकली काम कर देता है। ठीक है, ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब मैं बात करूँगी कि अगर किसी में कुछ खूबियाँ होती है तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती है। दैट मीन्स अगर इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अच्छी भी हैं तो इसकी लिमिटेशंस भी अच्छी होगी। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं हम इसकी। तो लिमिटेशन क्या क्या है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग द अबव गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर डू पॉजेसेस सम लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस भी रखता है, इसके लिमिटेशन क्या क्या है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और डिसाइड ऑन इट्स ओन। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता या फिर थिंक नहीं कर सकता। इसको जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये वो सारे फुलफ़िल करता है। मतलब कि इसका खुद का कोई दिमाग ही नहीं होता, ये हमारे दिमाग से काम करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ डम मशीन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय instruction provided. Even a child of 2 years is more intelligent than the computer. मतलब इसको कोई 2 साल का बच्चा भी इंस्ट्रक्शन देगा तो ये उस इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा। इसको डिपेंड नहीं करता कि जो है ये खुद के दिमाग इसका होता नहीं है तो ये खुद से कुछ काम नहीं करेगा। Efforts are on the incorporate artificial intelligence in high quality computer today. अभी हम जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर मैं बात करूँ, हम ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद से काम करें। तो उसमें क्या होगा कि कंप्यूटर जो है वो खुद की तरीके से सोच सकेंगे। तो होपफुली वी मे हैव कंप्यूटर्स दैट दे थिंक। मतलब कि हम ऐसे कामना करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए ताकि हमें उनको इतना इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े और हम उन्हें कोई भी काम बोले और वो फटाफट उसे कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन आती है, कंप्यूटर टेक्निक्स जो है वो चेंजिंग होती जा रही है फास्ट। द ओल्ड कंप्यूटर्स बिकम लेस यूजफुल, द नीड टू अपग्रेड द कंप्यूटर्स आर नेसेसरी, द नीड टू अपग्रेड कंप्यूटर्स अराइज एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब कि हमें जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है दिन ब दिन थोड़े, मतलब जैसे एक साल पहले कोई और होता है, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और आ जाता है। जैसे मैं बात करूँ हमारे मोबाइल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको हमें अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम और ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन में, वेरियस एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू सेव एंड सिक्योर द इम्पॉर्टेंट फाइल्स। काफ़ी हमें एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, मतलब हमें इसकी मेमोरी एक्सपेंड करनी पड़ती है, तब जाके कंप्यूटर क्या करता है, हमारे डेटा को या हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। कंप्यूटर्स आर मोर सब्सकेटेबल टू वायरस दैट आर वेरी हार्मफुल टू फॉर फाइल्स। कंप्यूटर जो है वो खुद से वायरस को रोक नहीं पाता है और जो कि हमारी फाइल्स को क्या है, हार्मफुल है। अगर जो है, मतलब मैं बात करूँ, जैसे हम कभी गलती से कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो और कभी कोई ऐसी विंडो खोली जिस पे हमें, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया और क्लिक कर दिया और एक्चुअली वो विंडो थी वायरस की ही,
तो इससे हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर में वायरस एंटर हो गया और हमने तो देखा नहीं, मिस्टेक तो खैर हमारी हुई उसमें, पर कंप्यूटर ने क्या किया, उसको रेक्टिफाई नहीं किया, क्योंकि उसके पास अपना माइंड तो है नहीं, वो केवल हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करता रहता है। तो हमने उसे देखा नहीं, हमारी मिस्टेक तो ये थी कि हमने उसे देखा नहीं, बट कंप्यूटर ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और वो वायरस एंटर हो गया, जिसकी वजह से हमारी फाइल्स क्या हो गई, सारी करप्ट हो गई या फिर ख़राब हो गई। नेक्स्ट आती है हमारी कंप्यूटर, वेरियस केसेस ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड आर बिन रिपोर्टेड इन दीज डेज। मतलब आजकल के टाइम पे जो है काफ़ी सारे फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, जो कि रिलेटेड किससे होते हैं, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग या एटीएम से, कि आपसे कोई भी आपका कॉल करके आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है, फिर वो आपको मतलब कुछ भी आपका ओटीपी रिलेटेड पूछता है, अगर आप वो चीज़ बताते हो उसे तो वो आपकी बैंक डिटेल्स सारी उसके सामने आ जाती है और सारा वो जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र वहाँ से कर सकता है। ई कॉमर्स का मतलब है कि जो हम ख़रीदारी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, उसमें ये सब होती है कि अगर आप किसी फेक वेबसाइट पे अपना जो है बैंक डिटेल्स डाल दोगे तो वो सारी चीज़ें उसके पास में आ जाएगी, जो भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बात आती है हमारी कंप्यूटर जनरेशन की। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या है हमारी, अब हम ये देखेंगे। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या है, तो कंप्यूटर्स एंटर द कमर्शियल एरिना अबाउट 70 ईयर्स अगो। ये थोड़ा सा लाइट हो गया गाइस, मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगी आपको कि कंप्यूटर जो है कमर्शियल एरिना का मतलब हो गया कमर्शियल लाइन में जो है कंप्यूटर अराउंड 70 ईयर्स पहले ये आया है, ठीक है। Before that, the use of computer has been classified into generation, keeping in mind the evaluation and new techniques. मतलब कि उससे पहले जो है कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती गई, तो हमने जो है जनरेशन किस बेसिस पे क्लासीफाई की है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। हमारी 5 तरीके की जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन हमारी जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, कौन से ईयर में आए, 1942 से लेके 1955 में आए, ठीक है। इस जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी मतलब कि वैक्यूम, इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती थी इन वैक्यूम ट्यूब्स में ही होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत लार्ज साइज़ की होती थी, तो कंप्यूटर का साइज़ भी क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाता था। इसमें क्या थी, इनकी स्पीड क्या थी, स्लो थी, ठीक है। स्पीड क्या थी इनकी, स्लो थी, ठीक है। तो और इनमें जो है पंच कार्ड्स यूज़ में लिए जाते थे इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट या आउटपुट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ किए जाते थे इंटरनल मेमोरी के लिए। किसके लिए, इंटरनल मेमोरी के लिए। मशीन्स और असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी समझने के लिए। मेन कंप्यूटर जो था वो इनके एग्जांपल कौन कौन से, ENI AC, ठीक है, और दूसरा था EDVAC, इनके मेन एग्जांपल है कंप्यूटर की, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है हमारी सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, 1955 से लेके 64 तक जितने भी कंप्यूटर आए वो इस जनरेशन के अंदर बिलोंग करते हैं, सेकंड जनरेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर्स। मतलब जो कि अब सारी प्रोसेसिंग होती थी कंप्यूटर की वो कौन कंप्लीट करवाता था, ट्रांजिस्टर्स कंप्लीट करवाते थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर कंप्लीट करवाते थे। अब हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते थे, ठीक है। तो पहले मैं आपको सेकंड जनरेशन बता देती हूँ, फिर हम इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें मैं आपको समझाती हुई चलूँगी साथ के साथ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड बाय बेल लैबोरेटरीज इन 1947। एक्चुअली ट्रांजिस्टर जो था उनका इन्वेंशन 1947 में हुआ था, बेल लैबोरेटरीज करके जगह थी। ट्रांजिस्टर इज़ ए सॉलिड स्टेट डिवाइस मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मेटल। ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होता था कोई जो कि सेमी कंडक्टर से बना होता था, ठीक है। ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1960, ठीक है,
सॉरी गाइस, एक दो पॉइंट छूट गए, पहले मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें क्या था, ये सारे वही काम करता था जो कि कौन करता था, वैक्यूम ट्यूब करता था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। बट ये साइज़ स्मॉलर था, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल था कि इसे हम आराम से कैरी कर सकते थे। तीसरा, इसका एक पॉइंट और था कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी थी। तो मतलब एक वैक्यूम ट्यूब को हटा के एक ट्रांजिस्टर को लेने के हमारे पास 3 फ़ायदे थे। पहला, रिलायबल था। दूसरा, स्पीड अच्छी थी। तीसरा, जो ये कहूँ मैं, इसकी साइज़ छोटी थी। तो मुझे अब बड़े बड़े कंप्यूटर्स की नीड नहीं थी, छोटा कंप्यूटर भी मेरे साथ काम में हो गया था। दे ऑल्सो कंज्यूम द वेरी पावर, मतलब ये भी कंज्यूम करते थे पावर को। ड्यूरिंग दिस जनरेशन देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी टेक्निक। अब मेमोरी टेक्निक में भी क्या आया, इस जनरेशन में क्या आया, इम्प्रूवमेंट आया। ड्यूरिंग दिस डेकेड ऑफ 1960 प्राइमरी मेमोरी आने लगी कंप्यूटर की टेक्निक, जो कि किस पे बेस्ड थी, ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थी। इसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप भी यूज़ करते थे सेकेंडरी मेमोरी के लिए। मतलब मेमोरी हमारी 2 तरीके की, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगी थोड़ा डिटेल में, पर यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा आपको बता देती हूँ। मेमोरी हमारी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो थी पहले इस पे बेस्ड, किस पे बेस्ड थी, ट्रांजिस्टर से बेस्ड थी। सेकेंडरी मेमोरी अगेन किस पे बेस्ड थी, मैग्नेटिक टेप और डिस्क पे बेस्ड थी, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ आगे। रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इसका यूज़ करने के साथ साथ ट्रांजिस्टर का साइज़ तो छोटा हुआ ही, हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम भी क्या हो गई, कम हो गई काफ़ी हद तक, ठीक है। स्मॉल साइज़ ने किसको हेल्प किया, इसकी इंटरनल मेमोरी को बढ़ाने के लिए, जो कि द वर्किंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो इंक्रीज, और वर्किंग स्पीड भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। एंड फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज then those used in the past begin in the use. The cost of the computer is also decreased. अब इसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का भी हम देखने लगे, और इसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, कंप्यूटर की कम हो गई। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो था वो 64 से लेके 75 तक के बीच में जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं हमारे सारे, वो थर्ड जनरेशन में आते हैं। इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ में लिए जाते थे। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को ही हम आईसीज बोलते हैं। आईसी जो अभी भी हमारे कंप्यूटर्स में आती है, हम देखते भी हैं। An IC is a flat rectangular piece consisting of thousands of transistors and other electronic components. Because of the small flat shape, they are popularly called as chips. ठीक है, मतलब कि ये छोटी सी प्लेट होती है जिस पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। वो हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्मॉल फ्लैट शेप इसको हम चिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आईसी का यूज़ था, विद द यूज़ ऑफ आईसी द साइड ऑफ कंप्यूटर द साइज, सॉरी अगेन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में, द साइज़ ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज फर्दर। इसमें इसकी साइज़ तो डिक्रीज़ हुई, स्पीड इंक्रीज़ हुई, मेमोरी भी इंक्रीज़ हुई, और कॉस्ट क्या हो गई, वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। अलॉन्ग देयर रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीज। इसकी रिलायबिलिटी में मतलब इसको हम आराम से कहीं पे भी, ये हमारे लिए रिलायबल होने लगा। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन जो थी वो 75 से लेके 89 तक जितने भी कंप्यूटर बने वो हमारी फोर्थ जनरेशन में आती है। फोर्थ जनरेशन में क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो यूज़ में आने लगे। इसमें क्या था, लैक्स जो चिप्स थी उस पर लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए होते थे, और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको माइक्रोचिप्स बोला जाने लगा। हैज़ द सर्किट्स वर कॉल्ड माइक्रोचिप्स। फर्स्ट इंटेल की जो माइक्रोचिप थी उसका नाम है, ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास में तो आप उसमें डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते हो कि ये जो थी हमारी चिप होती थी। अगेन मैं आपको बता दूं कि 1-2 क्लासेस के बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में इसका यूनिट का लिंक बता दूंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करती हूँ इंटेल के बाद में, जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाई थी 1970 में। दिस स्मॉल चिप लेटर बिगेन टू कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इस चिप को बाद में माइक्रो प्रोसेसर बोला जाने लगा। अभी हम बोलते भी हैं माइक्रो प्रोसेसर इतना है इसमें कंप्यूटर, इतने माइक्रो प्रोसेसर का कंप्यूटर है, ठीक है, या लैपटॉप है जो भी।
With the use of microprocessor, the computer decreased in size very much. Consequently, with the computer for which rooms are needed now began to put on one table, that is desktop computer. अब जो कंप्यूटर्स के लिए जो है रूम्स की नीड नहीं होने लगी, अब ये इनको डेस्कटॉप पे भी हम रख के काम कर सकते थे, जो कि हमारा डेस्कटॉप एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है. ऑन द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन हैव गेन्ड इन नीड इन अनइमेजिबल पावर. ठीक है, द गेन इन कैपेसिटी, मेमोरी एंड रिलायबिलिटी इन एन ऑटोमेटिक मैनर. On the basis of size, the computer of this generation are classified into microcomputer, that is desktop computer, palm top computer, mini computer, mainframe computer, super computer. ये जो हमारी साइज़ पे था, हमने जो लास्ट क्लास में देखा भी था. नेक्स्ट आती है फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है हमारे, तो फिफ्थ जनरेशन थी हमारी 1989 से. जो अभी तक के कंप्यूटर हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं. ठीक है, दिस कंप्यूटर आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये चीज़ें कंप्यूटर जो हैं वो स्टिल जो है इवोल्यूशन की प्रोसेस में है. मतलब अगर अभी कोई नए कंप्यूटर भी इन्वेंट होते हैं तो वो अच्छी हमारे लिए बात मानी जाएगी. इट इज़ बीन ट्राइंग टू डेवलप इन दैम द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ या फिर कैपेसिटीज़ लाइक पावर ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग देयर ओन डिसीजंस. The computers are going to be faster at speed and more reliable and can work in unfavorable conditions. अभी के कंप्यूटर जो है वो काफ़ी स्पीडली वर्क करते हैं. ठीक है, the programming methods will also become simpler. They will give able to understand human language and behavior will be easier for providing input and command. The mobile computers will also come into vogue as the size in smaller. ठीक है, अब इसमें क्या था कि कंप्यूटर जो अभी आ रहे हैं वो हमारी इस तरीके से, मतलब जो इसकी मशीन लैंग्वेज होती है, वो असेंबली लैंग्वेज जो भी होती है, उनकी लैंग्वेजेस जो आप आगे देखेंगे, उसमें क्या था कि जैसे मैं बात करूँ, वो हमारी लैंग्वेज हमारे इनपुट को आराम से समझ सकते हैं और उसको जो विद इन सेकेंड्स में प्रोसेस करते हैं, और जो बाद में प्रोसेस आउट होती है, या फिर मैं बात करूँ आउटपुट जो होता है, उसको भी आराम से प्रोवाइड करवा देते हैं. तो अभी के कंप्यूटर जो है वो काफ़ी छोटे आने लगे, जिनको मैं डेस्कटॉप, मेन फ्रेम और ये मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं इसी के एग्जांपल्स हैं हमारी जो भी आ रही हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करती हूँ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग प्रोसेस. तो कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, तो ऐसा दिस ग्रुप ऑफ यूनिट्स वर्किंग इन टू अचीव वन और मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स. हम किसी चीज़ के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को अगर हमें फुलफ़िल करना है तो एक ग्रुप में चलना होगा हमें, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है. तो यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, तो यूनिट्स में क्या क्या आती है, हमारा पहला आता है सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट में हमारी क्या क्या आती है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. ये मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का. इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें. ठीक है, अब सिस्टम यूनिट एक्चुअली एक बॉक्स है जिसमें कि देयर आर CPU. अगेन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है गाइस. इसमें क्या होता है, CPU होते हैं, अलग डिवाइसेस होते हैं और सर्किट्स होते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, मेन सर्किट बोर्ड से, जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड. ठीक है, मतलब कि सिस्टम यूनिट एक्चुअली वो पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसमें कि CPU होता है और अदर डिवाइसेस होते हैं और भी सर्किट्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं मेन सर्किट बोर्ड से, जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं. जिसकी इन दिस वे द मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर लाइज इन ए सिस्टम यूनिट, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो किस में लाई करता है, सिस्टम यूनिट में. नेक्स्ट बात करती हूँ मैं इनपुट यूनिट की. इनपुट यूनिट क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम है उसमें ये सिस्टम यूनिट पहला, दूसरा जो है हमारा इनपुट यूनिट है, तीसरा हमारा क्या है, आउटपुट यूनिट है. थोड़े नंबर दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको डार्क कर दूँगी अगले क्लासेस में. ठीक है, तो इसमें इनपुट यूनिट क्या था, डिवाइसेस यूज टू फीड डेटा, जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को, एंड प्रोग्राम इन ए कंपेयर टू, और प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट यूनिट कहलाता है, जिसमें कि कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, इनपुट डिवाइसेस के. थर्ड वन है हमारा आउटपुट यूनिट, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, हमारी लैंग्वेज में वो क्या कहलाता है, आउटपुट यूनिट कहते हैं हम उसे. तो इसमें क्या एग्जांपल्स हैं हमारे, मॉनिटर और प्रिंटर, ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं, आउटपुट यूनिट के. नेक्स्ट बात करती हूँ मैं कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट जो हमारी टर्म आ रही थी, CPU,
दैट इज़, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली CPU होता क्या है। ठीक है, CPU होता क्या है। तो CPU एक्चुअली जो है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इट रीड्स दैम। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ये रीड करता है। ठीक है, इट इंटरप्रेट्स दैम एंड कंट्रोल एंड कैलकुलेशन, उसको ये इंटरप्रेट करता है और कंट्रोल करता है और कैलकुलेशन भी करता है। वॉट एवर इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो उसको रीड आउट करता है। फर्स्ट दे गो टू CPU एंड CPU दैट टेक्स एक्शन टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड देन आउटपुट रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। मतलब कि पहले जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो CPU के पास जाएंगे। ठीक है, CPU के पास जाएंगे, CPU इन इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो इंस्ट्रक्शन आउटपुट आएंगे जिसके ज़रिए आउटपुट में हमारे मॉनिटर या प्रिंटर पे हम किसी पे भी उनको ले सकते हैं। ठीक है, फिर है इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट द इफ़ देयर इज़ नो CPU टू कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर दैट कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन ही वही है, तो अगर उसके पास वही नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। एज ब्रेन कंट्रोल्स द आवर होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन ऑल्सो CPU कंट्रोल्स द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, जो भी है वो सारे CPU करेगा। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन ज़रूरी होता है। ठीक है, वैसे ही जो है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, CPU ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट की इसमें कि इसके फंक्शंस जो हैं वो या फिर मैं बोलूँ इसका डेटा जो है स्टोर किया जाता है किसमें, मेमोरी के अंडर, किसके कंट्रोल में, CPU के कंट्रोल में। अंडर दिस डायरेक्शन आउटपुट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन और इट इज़ प्रिंटेड ऑन पेज थ्रू प्रिंटर। CPU कैन परफॉर्म देयर CPU कैन परफॉर्म देयर चेरीज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड डिसीजंस इन सेकंड्स। मतलब वो कैलकुलेशन भी आराम से कर लेता है और क्या बोलते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे दें हम उसे, वो भी कर देता है, लॉजिकल रीजनिंग कर लेगा और बाकी जो भी इसके वर्क होते हैं वो भी कर देगा। तो CPU के जो है वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मैं आपको CPU की थोड़ा सा जो है हमारी बता देती हूँ, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अगर आज ही एक्सप्लेन कर दूँगी तो हम इसे कल एक्सप्लेन करेंगे, और ये थोड़े से पॉइंट है CPU के वो देख लेते हैं। CPU इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर इन ए माइक्रो कंप्यूटर। CPU जो है वो माइक्रो प्रोसेसर है किसके अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। देयर कैन बी मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर इन ए बिग कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर से भी ज़्यादा हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर भी ज़्यादा लगा हुआ हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है अंडरटेक्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है सारे काम करते हैं। देयर आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कौन कौन के होते हैं, CPU, CU, ALU, ये सारे रजिस्टर्स, इंटरनल बस, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द सर्किट ऑफ कंप्यूटर वर प्रिपेयर बाय जॉइनिंग टुगेदर मैनी ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर that make computer more dexterous, efficient and useful. The number of transistors in the circuit of microprocessor increases, the speed of computer is also increases। मतलब कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होंगे उसकी स्पीड बढ़ेगी, या फिर मैं ये बात करूँ कि जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे कंप्यूटर में उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली गेन होगी। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया हो। वैसे तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, पर हमें जो है इतने टाइम तक याद नहीं रहती। तो अगर आप इन्हें अभी अच्छे से देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में इन्हें वापस रिवाइज़ करने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इजी होती है और इन्हें हम हमारी डेली लाइफ से जोड़ते हुए पढ़ते हैं, तो ये हमें काफ़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो मैं आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट करवाते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को रिलेट करेंगे, ताकि आपको कंप्यूटर जो है जब एग्ज़ाम आए तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी नोट्स के ज़रिए। और हाँ, नोट्स अगर आप इसमें से बना लेते हैं वीडियो के थ्रू तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का तो कोई जवाब ही नहीं होता। बट अगर किसी को टाइम नहीं होता और उसे अगर PDF फॉर्म में चाहिए तो वो हमारे मैं बात करूँ तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसमें उनका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम में जाके हमारी क्लासेस में एक पिन मैसेज दिया हुआ है, उस पिन मैसेज पे जाके वो लोग देख सकते हैं कि हमारी जो PDF है हम वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो भी जो है वो भी नॉमिनल कॉस्ट पे। तो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही।